हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जूरिस्प्रूडेंस का फोर्थ टॉपिक, विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या है। विश्लेषणात्मक विचारधारा की परिभाषा, विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक और विश्लेषणात्मक विचारधारा की विशेषताएं। तो चलिए जानते हैं विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा। 19वीं सदी के प्रारंभ में पुनर्जागरण काल के समय में प्रकृति विधि के विरुद्ध विश्लेषणात्मक विचारधारा का विकास हुआ। प्राकृतिक विधि के अनुसार कुछ लोग विधि का स्रोत ईश्वर के आदेश को मानते हैं और कुछ प्रकृति को स्रोत मानते हैं तथा कुछ युक्ति को स्रोत मानते हैं। दूसरी तरफ कुछ विद्वानों ने विधि को धर्म और नैतिकता से अलग करके विधि का अध्ययन शुरू किया। धर्म और नैतिकता से अलग विधि का शुद्ध रूप में अध्ययन ही विश्लेषणात्मक विचारधारा है। किसी राज्य में लागू विधियों का तार्किक विश्लेषण ही इस शाखा का उद्देश्य है। विश्लेषणात्मक विचारधारा को अनेक नामों से जाना जाता है। विश्लेषणात्मक विचारधारा विधिक सिद्धांतों का प्रणालीबद्ध विश्लेषण है। इसको विध्यात्मक विधि या सकारात्मक विधि, पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं। पॉजिटिव लॉ में पॉजिटिव शब्द पॉजिटस से बना है। पॉजिटस मीन्स लॉ एज इट इज, अर्थात कानून मौजूदा समय में जैसा है उसका ठीक वैसा अध्ययन ही विध्यात्मक विधि कहलाता है। सकारात्मक विधि को विश्लेषणात्मक सुस्पष्टता भी कहते हैं, जिसका अर्थ है किसी मौजूदा विधि के बुनियादी सिद्धांतों का तार्किक विश्लेषण है। सकारात्मक विधि को उपदेशात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका अर्थ है विधि संप्रभु का आदेश है। यहाँ संप्रभु का अर्थ ईश्वर नहीं है, बल्कि कोई उच्च पद पर व्यक्ति है जो निम्न लोगों के लिए कानून बनाता है। करना ही पड़ेगा का सिद्धांत, इसके अनुसार वे नियम हैं जो किसी ऊंचे अहलकार द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं और शेष व्यक्ति पालन करते हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जेरेमी बेंथम प्राकृतिक विधि का घोर विरोधी था। उसके अनुसार कानून राज्य की देन है। उसके अनुसार विधि जैसी लागू है और विधि जैसी होनी चाहिए दो प्रकार की होती है। विधि को मापने के लिए उसने उपयोगितावाद का सहारा लिया। उसके अनुसार यदि विधि से लोगों को सुख नहीं मिलता तो वह बेकार है। उसने विधि को मापने के लिए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया। उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, इसलिए वह व्यापार में भी हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। वह विधि शास्त्र का पिता है। नंबर 2, ग्रे भी कानून को राज्य द्वारा निर्मित मानता है, परंतु उसके अनुसार धर्म, प्रकृति, नैतिकता कानून का स्रोत नहीं है। ऑस्टिन संप्रभु को कानून का एकमात्र स्रोत मानता है, जबकि ग्रे संप्रभु के अलावा भी कानून के दूसरे स्रोत मानता है, जैसे पूर्व निर्णय, रीति रिवाज आदि। उनका मत है कि कानून उन नियमों का संग्रह है जो न्यायालय द्वारा आचरण के नियमों के रूप में लागू किए जाते हैं। नंबर 3, सर जॉन सामंड के विचार ग्रे के विचार के समान हैं। उसके अनुसार विधि सिद्धांतों का एक निकाय है जिसे न्याय प्रशासन में राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और लागू की जाती है। उनके अनुसार कानून में वे सभी नियम सम्मिलित हैं जिनको न्यायालयों के निर्णयों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तथा जिनके अनुसार न्यायालय न्याय प्रशासन का कार्य करते हैं। सामंड ऑस्टिन के आज्ञात्मक सिद्धांत से सहमत नहीं है, इसलिए उनका कहना है कि विधि न केवल अधिकार है और न केवल शक्ति है, बल्कि इन दोनों का उचित समन्वय है। राज्य के स्वर द्वारा अपने लोगों के लिए न्यायिक पुकार है। Law is not right alone or might alone, but the perfect union of two. It is justice speaking to man by the voice of the state. नंबर 4, सर थॉमस ई हॉलैंड ने ऑस्टिन के विधि शास्त्र के
सामान्य और विशिष्ट वर्गीकरण को अधिक विकसित किया। उसके अनुसार विधि मानव व्यवहार का साधारण नियम है जो बाह्य कार्यों का ज्ञान रखता है और प्राधिकृत अधिकारी ऑथोराइज्ड पर्सन द्वारा जारी होता है। विधि शास्त्र का संबंध वैधानिक नियमों से नहीं है बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले संबंधों से है। केल्सन का सिद्धांत भी इसी विषय पर जोर देता है। विश्लेषणात्मक विचारधारा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऑस्टिन के अनुसार विधि मानव द्वारा निर्मित है न कि ईश्वर द्वारा। इस विचारधारा के अनुसार विधि संप्रभु द्वारा निर्मित की गई है। नंबर 2, ग्रे के अनुसार विधि राज्य के न्यायिक अंग द्वारा घोषित है। नंबर 3, यह मौजूदा कानूनी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का तार्किक विश्लेषण है। नंबर 4, विधि और नैतिकता दोनों अलग अलग हैं। यह केवल मौजूदा विधि का वैसा अध्ययन करना है जैसी वह लागू है। नंबर 5, समस्त विधियां संप्रभु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदेश है और विधि का पालन करना राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा कराया जाता है। नंबर 6, विधि का संबंध राज्य व संप्रभु से होता है। संप्रभु कानून का निर्माण करता है और राज्य के लोगों पर लागू करता है। नंबर 7, विधि केवल राज्य के अंदर लागू होती है, राज्य के बाहर नहीं, अर्थात विदेश में नहीं। नंबर 8, विधि को बंधनकारी बनाने के लिए उसके पीछे अनुशासित होती है, इसलिए विधि का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइस।